हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार सिंह। आज आप चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, कैसे हुई और कौन कौन से राज्यों को इसने प्रभावित किया। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इंडिया की लोकेशन समझना आवश्यक है कि भारत की लोकेशन किस जगह है और ये किस महासागरों से, कौन कौन से महासागरों से, सागरों से, खाड़ियों से भारत जल से घिरा हुआ है। क्यों भारत का दक्षिण भाग चूँकि प्रायद्वीपीय है, मतलब अर्थात पेनिनसुलर है, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसके पश्चिमी और पूर्वी और दक्षिणी तटों पर अधिकांशतः चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मई के महीने में एक चक्रवाती तूफान भारत के पश्चिमी तट पर आया, जिसे ताउते नाम दिया गया। इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो आपके यूपीएससी, पीएससी और छोटे छोटे एग्ज़ाम, उनमें भी प्रश्न आप बना सकता है। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि ये तूफान कहाँ से उत्पन्न हुआ और कौन कौन से राज्यों को प्रभावित किया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इस तक चक्रवाती तूफान का जो केंद्र बना था वो भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आपके लक्षद्वीप समूह है, वहाँ पर इसका केंद्र बना था। लक्षद्वीप समूह में अगर देखा जाए तो ये छोटा सा आपका भारत का द्वीप समूह है, यहाँ पर इसका केंद्र बना और लगभग 13 मई को यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग द्वारा एक जानकारी दी गई कि अरब सागर के में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है और जो आगे चल के एक तूफान का रूप जिसने लिया था। तो लक्षद्वीप समूह और उसके निकट मालदीव, ये आपके छोटे छोटे द्वीप हैं। लक्षद्वीप भारत का द्वीप है और मालदीव एक अलग देश है। तो इस क्षेत्र में 13 मई को एक चक्रवाती तूफान का केंद्र बना था। ये चक्रवाती तूफान जब आगे को बढ़ना प्रारंभ हुआ तो इसने भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। तो भारत के पश्चिमी तट की ओर जैसे आप देखे हो, तो इसने लक्षद्वीप से भारत के पश्चिमी तट की ओर जैसे ये यहाँ से बढ़ा और ये केरल के समथिंग पहुँचा। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा। केरल में ये पहुंचा तो केरल में ये लगभग 14 मई को केरल में पहुंच गया और केरल के कुछ क्षेत्रों में इसने अपने काफ़ी नुकसान किया। उसके बाद आप देखते हैं ये ऊपर की ओर चलता है तो लगभग 15 मई और के समथिंग ये कर्नाटक राज्य में पहुंच जाता है। तो कर्नाटक में भी काफ़ी तबाही मचाता है और फिर गोवा में पहुंच जाता है। तो गोवा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी नुकसान करता है। और उसके बाद 16 मई को ये महाराष्ट्र में पहुंच जाता है और महाराष्ट्र के तटों को भी ये पश्चिमी तट को ज़्यादा प्रभावित करता है। और 17 से 18 मई के समथिंग अगर आप देखो तो 17 से 18 मई को ये राजस्थान में पहुंचता है। और राजस्थान का जो एक सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र का ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो सौराष्ट्र में आपके दीव और ऊना बीच हैं, इन्हीं बीचों पर ये आपके चक्रवाती तूफान आपके टकराया था और इसके टकराने से गुजरात में काफ़ी जान माल की हानि हुई, काफ़ी तबाही हुई। और इस चक्रवाती तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य ही गुजरात रहा। गुजरात में अगर देखा जाए तो इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया आपके गुजरात की जो सोमनाथ का क्षेत्र है और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, उस क्षेत्र में इसने सबसे ज़्यादा आपका नुकसान किया आपका। और जैसे अगर गुजरात के बाद देखा जाए तो फिर राजस्थान की ओर गया तो राजस्थान में भी इसने काफ़ी नुकसान किया। अब जैसे ये भारत के पश्चिमी तट पर आने वाला चक्रवाती तूफान था, अगर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि भारत के कौन से तट पर यह तूफान आया, तो भारत के पश्चिमी तट पर तूफान आया। पश्चिमी तट पर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी खाड़ी हैं जो इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुई हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट पर आपके महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंबात। ये खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंबात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद गुजरात कच्छ और काठियावाड़ के बीच में जैसे जाइए तो मिडिल में आपके इसे आप कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ भी कह सकते हैं। आपकी कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ कह सकते हैं। तो ये दो खाड़ियाँ ज़्यादा प्रभावित हुई आपकी। और तट कौन सा, तो पश्चिमी तट प्रभावित हुआ आपका। और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है आपके, वो दमन और दीप, दादरा नगर हवेली, ये दो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को बाद में एक कर दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं
आपके 26 जनवरी 2020 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक हो गए आपके। और इनके एक होने से अगर देखा जाए तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जिसका जो प्रशासक होता है राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है जो यहाँ का प्रशासन देखता है। वो वर्तमान में यहाँ के प्रफुल्ल आपके खोड़ा पटेल हैं। और 26 जनवरी 2020 में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आपके एक हो चुके थे आपके। इसके साथ ही साथ गुजरात के बाद ये चक्रवाती तूफान राजस्थान की ओर प्रभावित हुआ और राजस्थान में भी इसने कई क्षेत्रों में अपना नुकसान किया आपके। इस चक्रवाती तूफान का अगर जो क्षेत्र में देखा जाए तो भारत का पश्चिमी तट रहा है। कौन सा तट रहा? भारत का पश्चिमी तट क्षेत्र रहा है। और पश्चिमी तट क्षेत्र के साथ साथ अगर सागर पूछे तो भारत का पश्चिम में स्थित है अरब सागर। तो अरब सागर इसका क्षेत्र रहा है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि चक्रवाती तूफान भारत के कौन से तट से टकराया, तो भारत के पश्चिमी तट से टकराया। और किस सागर में इसका प्रभाव देखने को मिला, तो अरब सागर में देखने को मिला। कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? लक्षद्वीप समूह से हुई थी आपकी। तो ये तो पश्चिमी क्षेत्र पर टकराने वाला चक्रवाती तूफान था। अब इस चक्रवाती तूफान से जो गुजरात को सबसे एक नुकसान हुआ था, तो इसलिए केंद्र सरकार ने गुजरात को इस चक्रवाती तूफान से सहायता राशि केंद्र सरकार ने दी गुजरात को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ की दी है। जो तूफान से प्रभावित क्षेत्र हैं, तूफान से प्रभावित लोग हैं, उनको सहायता के लिए केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार को, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनको प्रदान किए जिससे इस आपदा से निपट सकें आपके। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये चक्रवाती तूफान है, तो इसका जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है या कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रभाव हुआ था, ये तो भारत का तटीय क्षेत्र हो गया तो उसके अकॉर्डिंग पूछा सकता है। और कौन कौन से अगर राज्य के साथ अगर देश प्रभावित हुए हैं, तो देश प्रभावित में जैसे अगर देखा जाए तो मालदीव इससे प्रभावित होने वाला एक देश है। थोड़ा कुछ हद का देखा जाए आपके श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव कम ही हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रभाव देखने को मिला श्रीलंका में आपके। और उसके साथ साथ भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो पाकिस्तान और भारत, ये 4 देश से प्रभावित होने वाले आपके देश थे आपके। अब इस चक्रवाती तूफान में अगर देखा जाए तो इसका जो नामकरण है, क्योंकि आया तो भारत के पश्चिमी तट पर है, लेकिन इसका नामकरण है, वो नामकरण कैसे हुआ है, तो इसका चक्रवाती तूफान को टाउटे या टाउके या तौकाते, ये सारे नाम हैं। और इन सारे नामों का जो विवरण मिलता है या जो नाम दिए गए हैं, वो सारे नाम आपके दिए गए हैं म्यांमार के द्वारा। म्यांमार के द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नामकरण किया गया है। टाउटे चक्रवाती तूफान जो नामकरण किया है वो किसने किया? म्यांमार ने। म्यांमार में एक गर्म जलवायु में रहने वाली एक छिपकली की प्रजाति होती है जो अत्यंत तेज चलती है और आवाज़ करती हुई चलती है। तो इसलिए इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया गया टाउटे, जो एक छिपकली की प्रजाति के नाम से इसका नाम दिया गया आपका। अगर इस हम टाउटे की बात करें तो आपके म्यांमारी भाषा में या बर्मी भाषा में टाउटे को गैको भी कहते हैं, गैको कहते हैं, जो इस छिपकली के नाम से ही इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया गया आपका। इसके साथ साथ अगर देखें हैं तो इस चक्रवाती तूफान में अरब सागर के क्षेत्र में कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे। तो उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था आपका ऑपरेशन बाज P3। ऑपरेशन बाज P3 चलाया गया था। ये ऑपरेशन बाज P3 आपके ऑपरेशन बाज P3 ये चलाया गया था। तो इंडियन नेवी के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन आपके चलाया गया अरब सागर में। और इस सर्च ऑपरेशन से जो इस तूफान से प्रभावित लोग थे उनको बचाया गया आपका। अगर देखा जाए तो ये सर्च ऑपरेशन कहाँ और कैसे चलाया गया, तो जो अरब सागर है, अरब सागर में मुंबई के पश्चिम में एक आपके यहाँ पर एक ऑयल फील्ड था इस क्षेत्र में, जिसका नाम था हीरा
वाइल्डफील्ड, ये क्षेत्र था। तो इसी क्षेत्र में एक भारत की सबसे बड़ी आपकी कंपनी है ONGC। ONGC भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इस ONGC कंपनी ने एक निजी कंपनी एकॉन है, एक निजी कंपनी एकॉन को यहाँ ऑयल की माइनिंग का कार्य दिया गया था। क्योंकि तूफान की इन्फॉर्मेशन सभी को दी गई थी, इनको भी दी गई थी, लेकिन इस ऑपरेशन या इस माइनिंग फील्ड का जो कमांडर या कैप्टन था उसने इसको अवॉइड किया और इस इन्फॉर्मेशन को नहीं माना। तो उसका जो वहाँ पर एक जहाज़ था जिसका नाम था बाज P3। इस जहाज़ पर लगभग 261 लोग आपके सवार थे। 261 लोग सवार थे। इस 261 लोगों में लगभग 186 लोग आपके जीवित मिले हैं। जो सर्च ऑपरेशन किए गए थे नेवी के द्वारा, 186 लोग जीवित मिले हैं और लगभग 66 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बकाया सब लापता हुए, जो अभी तक उनका पता नहीं चल सका। तो इस तूफान द्वारा इस तूफान में लोगों से बचाने के लिए ये इंडियन नेवी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बाज P3। जैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि ऑपरेशन बाज 3 किस लिए चलाया गया था, तो ताउते चक्रवाती तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया गया था आपका। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये चक्रवाती तूफान है, तो इनका नामकरण कैसे होता है, नामकरण कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में तो 1953 से ही इन तूफानों को नामकरण किया जाता है। भारत के क्षेत्रों में अगर देखा जाए, भारत के क्षेत्र बोले तो आपके इंडियन ओशन का क्षेत्र, जैसे आपको दिख रहा है इंडियन ओशन और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों क्षेत्रों में जो तूफान आते हैं बेसिकली उनको नाम दिया जाता है, एक सार्वभौमिक नाम है साइक्लोन। लेकिन कुछ अलग अलग मौसम में या कुछ अलग अलग महीनों में कुछ नाम आते हैं, कुछ तूफान आते हैं, तो उन तूफानों को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। वो नाम कैसे दिया जाता है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखा जाए तो भारत का जो चक्रवात हैं, भारत के क्षेत्र में चक्रवात हैं, उन चक्रवातों से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों में इनके नाम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे 2004 की बात करते हैं, 2004 में WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जलवायु संगठन और PTC पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का पैनल है, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आने वाले देश हैं उनका एक सदस्य समूह है। तो उस समूह में शुरुआत में 8 सदस्य थे। तो इन 8 सदस्यों द्वारा शुरुआत के दौर में ही आपके 8 नाम सुझाए गए थे। 8 नामों का रिकमेंडेशन किया गया था। तो उन 8 नामों के द्वारा कुल 64 तूफानों की नामों की सूची बनाई गई है। तो ये 64 अगर देखा जाए तो 64 ये नामों की सूची बनाई गई है और इन नामों की सूची के आधार पर ही जिन क्षेत्रों में जो तूफान आते हैं उनका नामकरण किया जाता है। देखा जाए तो इन 64 नामों की सूची में जो पहली लिस्ट थी, उस लिस्ट में 2004 की पहली लिस्ट में जो तूफान का नाम दिया गया था वो सबसे पहले आने वाला तूफान था आपके निसर्ग। इस 2004 की सूची का पहला तूफान था और अंतिम सूची में जो अंतिम नाम था इसका नाम था अम्फान। मई 2020 में ये भारत के क्षेत्रों में आया था आपका। तो इस सूची के जो नाम थे वो लगभग अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए फिर इनके नए नामकरण की बात की गई है। तो फिर इन सारे तूफानों का नया नाम देने का सुझाव किया गया। 2018 में अगर देखा जाए 2018 में इस सूची बोले तो PTC में 5 सदस्य और जुड़े,
जिससे इनकी संख्या 13 हो गई। अब इस पीटीसी में कुल 13 सदस्य हैं जो चक्रवाती तूफान का नामकरण करते हैं। अप्रैल 2020 की बात करें तो अप्रैल 2020 में इन 13 सदस्यों ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन में आने वाले चक्रवाती तूफान को नामकरण किया। तो इन 13 देशों द्वारा 13 नाम सुझाव दिए गए, 13 नामों के, जिस प्रकार 160 नाम दिए गए हैं। 160 नाम में आपके जिस क्षेत्र में जो तूफान आता है तो उसका नामकरण ये 13 देश अल्फ़ाबेटिकली के आधार पर नाम देते हैं। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जिस देश का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है वो किसी तूफान का नाम पहले देगा। जैसे अगर हम देखा जाए जैसे आप इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर इन 13 देशों की नामों की सूची का एक कोड बनाया है। इसमें लिखा है बिमो PQ स्टे। तो इसमें सारे देश एक अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में आपके बने हुए हैं और इन्हीं अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के आधार पर कोई भी चक्रवाती तूफान का नाम दिया जाता है। यदि 2000 के बाद कोई चक्रवाती तूफान आया है तो उसका नामकरण आपके बांग्लादेश ने किया। यदि बांग्लादेश के बाद फिर कोई चक्रवाती तूफान आया है तो उसका नामकरण आपके ईरान ने किया। ईरान के बाद आपके इंडिया ने उसका नामकरण किया। तो उसके बाद मालदीव ने और म्यांमार ने, इस प्रकार नामकरण उन्होंने किया आपका। अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार जैसे B फॉर बांग्लादेश, I फॉर आपके ईरान और इंडिया भी यहाँ पर है, इंडिया मिस हो गया, और M फॉर आपके मालदीव और म्यांमार स्क्वायर लगा है, O फॉर ओमान, P फॉर पाकिस्तान और Q फॉर कतर और S फॉर आपके है श्रीलंका और सऊदी अरब, T फॉर आपके थाईलैंड और U फॉर आपके UAE और Y फॉर आपके यमन। ये आपके 13 देश हैं जो चक्रवाती तूफान का नामकरण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि म्यांमार से पहले जो उसमें अल्फ़ाबेट में आता है, म्यांमार से पहले जो अल्फ़ाबेट में आता है वो आपके था मालदीव था म्यांमार से पहले। तो मालदीव में जो दिसंबर 2020 में एक टाउटे के पहले जो एक चक्रवाती तूफान आया उसका नाम था बुरेवी। दिसंबर 2020 में ये चक्रवाती तूफान आया तो इसका नामकरण आपके मालदीव के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर जो चक्रवाती तूफान आया तो उसका नामकरण आपके म्यांमार के द्वारा किया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में फिर मालदीव के बाद म्यांमार का नाम आता है। तो म्यांमार के द्वारा अभी जो हाल में तूफान आया ताउटे, इसका नामकरण किया गया टाउटे आपके। इसी प्रकार सीक्वेंस में म्यांमार के बाद जैसे कि देखा जाए तो ओमान है। ओमान अब यदि कोई भी चक्रवाती ताउटे के बाद कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तो उसका नामकरण ओमान करेगा। जैसे अब ताउटे के बाद अगर देखा जाए तो ये यस या यास चक्रवाती तूफान उत्पन्न होगा जिसका नामकरण आपको ओमान द्वारा किया गया आपका। इसी प्रकार यदि यस के बाद कोई चक्रवाती तूफान आता है तो उसका नामकरण अल्फ़ाबेट के आधार पर जो क्रम में आ रहा वो आपके ओमान के बाद पाकिस्तान आ रहा तो पाकिस्तान उसका नामकरण करेगा। जैसे पाकिस्तान ने पहले से नाम दे दिया कि यदि कोई चक्रवाती तूफान आता है अरब सागर में या हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, तो उसका चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब होगा। ये फिक्स कर दिया किसने? पाकिस्तान के द्वारा आपका। यदि पाकिस्तान के बाद जो भी आता है तो उसका फिर नाम निर्धारण कौन करेगा? कतर करेगा आपका। कतर के द्वारा उसका नाम दिया जाएगा। तो ये तो चक्रवाती तूफान के नामकरण की प्रथा थी जो अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं और अलग अलग देशों के द्वारा अल्फ़ाबेटिकली आधार पर नाम दिया जाता है। मतलब अल्फ़ाबेटिकली में सीक्वेंस के आधार पर जो देश आता है वो नाम देता है। तो ये चक्रवाती तूफान के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। अब देखा जाए अभी लगभग 23-24 मई के समथिंग में आपके भारतीय मौसम विभाग ने एक और जानकारी दी है। उस जानकारी में ये कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में
एक चक्रवात का केंद्र बन रहा है। और जो चक्रवात होगा तो उसको 24-25 तारीख की समथिंग उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो उसका नाम यास है। ये बंगाल की खाड़ी में और भारत के पूर्वी तट पर उत्पन्न होने वाला एक चक्रवाती तूफान है, जो अभी फ़िलहाल 24-25 मई के बीच ही इस क्षेत्र में दस्तक देगा। और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये अगर चक्रवाती तूफान आता भी है तो कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करेगा, तो ये राज्यों को प्रभावित करेगा जैसे कि यहाँ पर ये है उड़ीसा। ये उड़ीसा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपका। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल को प्रभावित करेगा। और ये आपके है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश को ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका। तो ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, इन क्षेत्रों पे इस चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव देखा जाएगा। और इस यास चक्रवाती तूफान का जो नाम दिया गया वो ओमान द्वारा दिया गया, जो मैंने आपको पहले से फिक्स कर दिया था, बता दिया था, ओमान द्वारा नाम दिया गया आपका। तो ये तो चक्रवाती तूफान के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार ये चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो जैसे अगर पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में कि अभी चक्रवाती तूफान आया, कौन से तट पर आया, कैसे आया, तो ये सारी मैंने आपको जानकारी दे दी आपकी। अब नेक्स्ट जो चक्रवाती तूफान यस होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा।